कलेक्ट्रेट में काफ़ी गहमा-गहमी का माहौल होता है। हर व्यक्ति अपने अपने काम में व्यस्त होता है। कोई फाइलों को समेट रहा है, कोई अपने रजिस्टर्स को मेंटेन कर रहा है। बड़े बाबू हर व्यक्ति को कुछ न कुछ टास्क दे रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि अपनी अपनी फाइलें, अपने रजिस्टर्स, अपने लेजर सारे मेंटेन कर लो। तभी वहाँ पर अजय आता है, अजय मिश्रा, जो कि उस ऑफिस का एलडीसी होता है। बड़े बाबू के पास आता है और कहता है, बड़े बाबू क्या बात है, आज हर व्यक्ति आज काम में लगा हुआ है। कोई वीआईपी आने वाला है या कोई बाहरी इस ऑफिस में आने वाला है, कोई इंस्पेक्शन टीम आने वाली है। क्या है ऐसी बात जो कि हर आदमी यहाँ पर अपने काम में व्यस्त है। तो बड़े बाबू अजय को कहते हैं, अजय तुम्हें कुछ भी पता नहीं होता है क्या होने वाला है, क्या काम चल रहा है, हर चीज़ से तुम अनभिज्ञ रहते हो। अरे तुम्हें पता होना चाहिए कि आज इस कलेक्ट्रेट में नई डीएम साहिबा पहली बार आने वाली हैं। उसी के लिए हम सारे लोग कल शाम से ही लगे हुए हैं अपने अपने काम में। हर व्यक्ति अपने अपने रजिस्टर, अपने लेजर, जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने में लगा हुआ है। और तुम हो कि सुबह 9 साढ़े 9 बजे इस ऑफिस में आ रहे हो। 10 बजे कलेक्टर साहिबा के आने का समय है और तुम 9:30 बजे ऑफिस में पहुंच रहे हो। ये कोई बात है? अजय कहता है कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। तब बड़े बाबू कहते हैं कि जाओ और अपने जितने भी रजिस्टर, फाइलें, जो भी तुम्हारे लेजर वगैरह हैं, सारे को तैयार करो। जो भी अगर कोई पेंडिंग काम है तुम्हारा, उसको कंप्लीट करो। क्योंकि हो सकता है कि कलेक्टर साहिबा पहली बार जब आएंगी तो आने के बाद सभी व्यक्तियों को बुलाएं और सभी के टास्क पूछें और क्या पेंडिंग चीज़ें हैं, क्या होने वाली चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जायज़ा लें। इसलिए हम सभी लोग लगे हैं और तुम भी अपना काम कंप्लीट कर लो। अजय जाता है, अपने चेयर पर जा कर के अपनी सारी पेंडिंग चीज़ों को प्रिपेयर करने लग जाता है। तभी 9:45 हो जाता है और बड़े बाबू आते हैं और कहते हैं कि सभी लोग तैयार हो जाओ, 10 बजे मैडम के आने का समय है। उससे 5 मिनट पहले हम लोग एक सिंगल लाइन में गेट से लेकर के ऑफिस तक खड़े हो जाएंगे उनका वेलकम करने के लिए। सभी के लिए मैंने गुलदस्ते मंगवा दिया है। हर व्यक्ति अपना अपना गुलदस्ता लेकर के खड़ा होगा और जैसे ही मैडम गेट पर आएंगी मैं उनको रिसीव करूंगा। रिसीव करने के बाद वो एक लाइन में सभी खड़े होंगे, सबसे जा कर के मिलेंगी, सबसे कुछ बातें करेंगी और उसके बाद वो ऑफिस में जाएंगी। हर व्यक्ति उनको गुलदस्ता दे करके उनका वेलकम करेगा। सारे लोग कहते हैं ठीक है और फिर वहाँ से सब लोग उठते हैं और गेट से लेकर के ऑफिस तक एक रो में अपना अपना गुलदस्ता लेकर के खड़े होते हैं। तभी 10 बज जाता है। 10 बजने से 1 मिनट पहले ही एक चमचमाती हुई सफ़ेद कार, जिसमें ऊपर हूटर लगा हुआ है, हूटर बजाते हुए और गेट के ऊपर आकर के खड़ी होती है। उसके पीछे पीछे एक पुलिस की जिप्सी भी होती है। जब वो कार गेट के ऊपर आकर के खड़ी होती है, उसमें से उसका ड्राइवर निकलता है और जिप्सी में से एक प्रोटेक्शन निकलता है। दोनों भाग करके आते हैं, गेट को खोलते हैं। जैसे ही गेट खोलते हैं तो उस कार में से एक काफ़ी सुंदर, सुशील, सुसज्जित महिला उसमें से बाहर निकलती हैं। उनको देखने से ऐसा लगता था, उनके पहनावा और उनके चेहरे को और उनकी शालीनता को देख करके ऐसा लगता था कि कोई बहुत ही सभ्य महिला कलेक्टर के रूप में आज यहाँ पर पहुँची हुई थी। उनके आंखों पर गॉगल्स लगे हुए थे। एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ में डायरी लिए हुए मैडम बहुत ही शालीनता से बाहर निकलती हैं। जैसे ही मैडम गाड़ी से बाहर निकलती हैं, वहाँ पर खड़े हुए बड़े बाबू मैडम का वेलकम करते हैं, मैडम को गुलदस्ता देते हैं और मैडम ने काफ़ी खुशी से उनके गुलदस्ते को रिसीव करके और थैंक यू बोल करके आगे बढ़ती हैं। साथ में बड़े बाबू होते हैं। उस रो में खड़े हुए हर व्यक्ति के पास मैडम जाती हैं, हर व्यक्ति का अभिवादन स्वीकार करती हैं,
हर व्यक्ति से गुलदस्ता लेती हैं और सबको थैंक यू करके आगे बढ़ती जाती हैं। उस रो के सबसे लास्ट में अजय मिश्रा जो एलडीसी होता है वो खड़ा होता है। जब मैडम उसके पास अजय मिश्रा के पास पहुंचती हैं तो जैसे ही अजय मिश्रा मैडम को देखता है तो अजय मिश्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अजय मिश्रा मैडम के चेहरे को देखता है, कभी ऊपर देखता है, कभी नीचे देखता है। उसके शरीर में जैसे ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा शरीर सुन्न हो चुका था। और मैडम ने भी जब अजय मिश्रा को देखा तो एक बार मैडम भी काफ़ी आश्चर्यचकित हो गई। मैडम भी किसी पुरानी यादों में, पुराने ख्वाबों में खो गई, लेकिन तुरंत ही अपने आप को मैडम ने संभाल लिया और संभालते हुए अजय मिश्रा की तरफ एक नज़र देख करके और मुस्कुराहट के साथ अजय मिश्रा गुलदस्ता मैडम को जो देता है उसको रिसीव करती हैं और थैंक यू बोल करके अपने ऑफिस के तरफ बढ़ जाती हैं। साथ में बड़े बाबू भी मैडम के साथ जाते हैं। आखिर क्या था ऐसा माजरा, क्यों मैडम ने उसको देखा अजय मिश्रा को, तो मैडम भी हक्का बक्का रह गई। और अजय मिश्रा ने जैसे ही मैडम को देखा तो अजय मिश्रा की हवाइयाँ उड़ गई, उसके पूरे शरीर सुन्न पड़ गए। क्या था इन दोनों के बीच में, कुछ तो था। दोस्तों ये कहानी काफ़ी इमोशनल स्टोरी है। आगे क्या होता है हर चीज़ आपको इस कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये मेरा दावा है कि इस स्टोरी को आपके सुनने के बाद, जब स्टोरी को आप सुनेंगे तो आप काफ़ी मोटिवेट होंगे। इस स्टोरी में इस तरीके से खो जाएंगे जैसे कि आप बीती हो। ऐसा आपको महसूस होगा कि ये आपके आसपास घटने वाली घटना है। तो दोस्तों इस स्टोरी को शुरू करूं उससे पहले नमस्कार, मैं हूं सुधीर राय और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्राइम और साजिश के इस नए एपिसोड में। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है बिहार से। बिहार का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है शिवशंकर मिश्रा। शिवशंकर मिश्रा की 3 बेटियां होती हैं। तीनों बेटियां काफ़ी पढ़ाई लिखाई में होशियार होती हैं। शिवशंकर मिश्रा एक नॉर्मल छोटे से किसान होते हैं। खेती बाड़ी से उनके परिवार का खर्चा वर्चा चलता है। पैसे रुपए की आमदनी बहुत ही लिमिट होती है। सिर्फ खेती से जो पैसा आता था उसी से उन्होंने अपने परिवार का खर्चा चलाना था और उसी से अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना था। इसलिए उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे स्कूलों में नहीं हो पाई। गांव के ही प्राइमरी स्कूल से बच्चों ने पढ़ा, लेकिन बच्चे पढ़ाई लिखाई में इतना होशियार थे कि गांव के ही पढ़ाई लिखाई से और गांव के ही प्राइमरी स्कूल से पढ़ लिख करके अक्सर वो अच्छे नंबरों से पास होते थे। उसमें से सबसे जो होशियार लड़की थी, उनकी सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम होता है प्रियंका मिश्रा। प्रियंका मिश्रा ने अपनी 10वीं में और 12वीं में दोनों क्लास में 90% से ज़्यादा मार्क्स लिया था। प्रियंका मिश्रा साइंस साइड की स्टूडेंट थी, पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी। बचपन से उसका ख्वाब था कि उसको एक बड़ा अधिकारी बनना है, उसको एक IAS अफसर बनना है। और इसी ख्वाब को सजो करके वो दिन पर दिन अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाती जा रही थी। अपनी मेहनत को और लगन से ऊंचाइयों की कदम, एक एक कदम ऊंचाइयों की तरफ बढ़ाती जा रही थी। लेकिन जैसा कि आम मिडिल परिवार में होता है, एक समय ऐसा आता है जबकि
बेटियों का शादी करने की जिम्मेदारी माँ बाप के सिर के ऊपर चढ़ जाती है और माँ बाप सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी बेटी के हाथ पीले कर दें, नहीं तो कुछ न कुछ अगर हो जाएगा, आज का ज़माना ख़राब है, कोई बात हो जाएगी तो हम कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, इसलिए समय से अपनी बेटियों की शादी कर दें। और वही चीज़ें शिवशंकर मिश्रा जी के साथ होता है। अब शिवशंकर मिश्रा जी भी उस बेटी की शादी के बारे में सोचने लगते हैं और लड़का देखना शुरू कर देते हैं। वहीं नज़दीक के गांव में एक काफ़ी अच्छे संभ्रांत परिवार का लड़का होता है जिसका नाम होता है अजय मिश्रा। अजय मिश्रा देखने में भी काफ़ी सुंदर सुशील होता है, पढ़ाई लिखाई में वो भी ठीक ठाक ही होता है और पढ़ लिख करके वहीं के कलेक्ट्रेट में एक लोअर डिविजनल क्लर्क लग जाता है। जब इसके बारे में शिवशंकर मिश्रा को लोगों के द्वारा पता चलता है तो शिवशंकर मिश्रा काफ़ी खुश होते हैं कि चलो एक कमाने वाला बेटा है, नौकरी वाला दामाद मिल रहा है, और उससे फिर उसकी अपनी बेटी की प्रियंका की शादी तय कर देते हैं। जब प्रियंका को ये चीज़ें पता चलती है तो प्रियंका काफ़ी दुखी होती है, अपने पिताजी से कहती है, पिताजी कुछ दिन और रुक जाते तो मैं अपनी पढ़ाई लिखाई ख़त्म करके, मेरा दिली इच्छा है कि मैं यूपीएससी एग्ज़ाम दूं और मुझे आईएएस या आईपीएस बनना है। शिवशंकर मिश्रा कहते हैं कि बेटी पढ़ाई लिखाई तो कभी भी किया जा सकता है, शादी होने के बाद भी तुम पढ़ाई कर सकती हो। आजकल हर व्यक्ति चाहता है, हर सास ससुर, हर पति चाहता है कि उनकी पत्नी, उनकी बहू पढ़े लिखे और आगे बढ़े। तो शादी के बाद भी तुम पढ़ सकती हो। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर रख करके और तुम्हारी पढ़ाई करूँ, लोग ताने मारेंगे कि 3-3 जवान बेटियाँ हैं और इनकी शादी नहीं कर रहा है, और कोई ऊंच नीच हो गया तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए अच्छा लड़का बहुत मुश्किल से मिलता है, सरकारी नौकरी वाला लड़का है, इसलिए मैंने शादी तय कर दिया है। शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं भी तुम्हारे सास ससुर से बात करूँगा, तुम्हारे पति से बात करूँगा तुम्हारे पढ़ाई के बारे में, और अगर तुम पढ़ करके तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो कोई भी रुकावट नहीं होगी तुम्हें। प्रियंका अपने पिता की बातों को सुनती है और जैसे आम हमारे मिडिल परिवारों में जो होता है कि लड़की अपने पिता की बातों को काट नहीं पाती है, जो माँ बाप ने तय कर दिया, जो लड़की के लिए माँ बाप ने सोच लिया, उसी पर बेटी चलना शुरू कर देती है और फिर बेटी अपने पिता की बात मान करके और शादी के लिए तैयार हो जाती है। शादी बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होती है और प्रियंका अपने ससुराल अपने पति के साथ, अजय मिश्रा के साथ चली जाती है। कुछ दिन काफ़ी अच्छा चलता है, पति से लेकर के सास ससुर हर व्यक्ति प्रियंका को बहुत प्यार करता है, बहुत लाड़ प्यार करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, हर व्यक्ति अब धीरे धीरे प्रियंका को ताने मारना शुरू कर देता है, क्योंकि प्रियंका हमेशा कहती थी कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है। घर का काम करने के बाद जो भी रात को समय उसको मिलता था, वो अपनी रात भर जग करके अपनी पढ़ाई करती थी, और ये चीज़ें उसके सास ससुर को बुरा लगता था। उन्हें ऐसा लगता था कि ये घर का काम करने से काम चोरी कर रही है और झूठ मूठ का पढ़ाई का बहाना बना करके और पड़ी रहती है। लेकिन ऐसा नहीं था। प्रियंका का सपना था कि उसे यूपीएससी क्लियर करना है, लेकिन उसकी सास हमेशा उसको ताना मारना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि शादी के 2 साल हो गए, कब तुम हमें दादा दादी हमको बनाओगी? क्या तुम ऐसे ही रह जाओगी? तुम सिर्फ पढ़ाई का बहाना करके घर का कुछ काम नहीं करना चाहती हो। ये सब चीज़ें प्रियंका को काफ़ी बुरा लगता है और वो अपने पति से कहती है कि देखो, ऐसे माँ जी कहती हैं
मुझे पढ़ना है। मेरे पिताजी ने भी आप लोगों से उसी टाइम कहा था कि मेरा सपना है यूपीएससी क्लियर करना, और आप लोगों ने भी कहा था कि हम पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। लेकिन आज जो बातें कह रही हैं वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसका पति अजय भी बातों को सुनता है और कहता है कि मैं माँ को समझाऊंगा, लेकिन वो न अपने माँ से बात करता है न अपने पिताजी से बात करता है, और ये दिन चलता रहता है ऐसे ही। कुछ समय बीतता है, उसके बाद कुछ दूसरी घटनाएं घटने लग जाती हैं। अब अजय घर से बाहर ज़्यादा रहने लगता है। पता चलता है प्रियंका को कि वो कुछ नशा वगैरह भी करने लग गया है। अब प्रियंका के साथ काफ़ी कम समय देता है वो। अब प्रियंका के दुखों की सीमाएं बढ़ती जाती हैं। प्रियंका और दुखी रहने लग जाती हैं। पहले तो सास ससुर के तानों से दुखी रहती थी, अब उसका पति घर के बाहर ज़्यादा रहने लग जाता है और नशा करने लग जाता है। जब प्रियंका को ये बात पता चलती है तो प्रियंका उसे रोकने की कोशिश करती है, अजय को समझाने की कोशिश करती है कि अजय, अच्छी खासी तुम्हारी नौकरी है, लेकिन घर में पैसों की हमेशा किल्लत बनी रहती है। क्या करते हो तुम पैसों को? मुझे भी पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन तुम मुझे कुछ नहीं दे पाते हो। मैं किसी न किसी तरीके से लोगों से पुरानी किताबें मांग करके और पढ़ाई करती हूँ। कभी अपने गांव से, अपने माता पिता से पैसे मंगा करके मैं अपनी कॉपी किताबें खरीदती हूँ। तुम पैसों को क्यों बर्बाद कर रहे हो? पता चला है कि तुम शराब भी पी रहे हो। लेकिन अजय कहता है कि मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, और पैसे इतना ही होते हैं, घर परिवार में सब कुछ देखना होता है, सिर्फ तुम्हें ही कैसे दे दूँ। लेकिन ऐसी बातें नहीं थी। अब अजय अपने ज़्यादातर पैसे शराब में और दूसरी लड़कियों के चक्कर में खर्च करने लग जाता है, ऐसा उसको पता चलता है। लेकिन इन बातों में भी बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं थी। लेकिन प्रियंका के दिमाग में ये सब चीज़ें घूमने लग जाती हैं। एक दिन सास जो प्रियंका की होती है, प्रियंका को काफ़ी उल्टा सीधा बोलने लग जाती है, तो प्रियंका से भी बर्दाश्त नहीं होता है। प्रियंका की किताबें उठा करके और उसकी सास एक खंडहर टाइप का होता है उधर फेंक देती है, और जब उसकी किताबें फेंकी जाती है तो प्रियंका दुखी हो जाती है, और उसके भी जुबान से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जिसको सुन करके उसकी सास ने, जैसे ही अजय घर आता है, उसको सारी चीज़ें और मिर्च मसाला लगा करके बताती हैं। और जब अजय ये सब बातें सुनता है तो प्रियंका के ऊपर हाथ उठा लेता है, प्रियंका को एक दो थप्पड़ मार देता है, उल्टी सीधी बोलता है, जिससे प्रियंका काफ़ी दुखी हो जाती है। और फिर अपने पिता को बुला करके, अपने पिताजी को बुलाती है और कहती है कि मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी, इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे कुछ सपने हैं, कुछ अरमान हैं, मुझे उन सब चीज़ों को पूरा करना है, लेकिन इस परिवार में रहूँगी तो मेरे सपने धूमिल हो जाएंगे, मैं कुछ भी नहीं बन पाऊँगी, इसलिए मुझे यहाँ से ले चलिए। उसके पिता उसको काफ़ी समझाते हैं, बेटी तुम्हारा ससुराल है, एक बार जहाँ शादी हो गई बेटी की अर्थी वहीं से उठती है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो कहती है कि अगर आप मुझे नहीं ले चलेंगे यहाँ से तो मैं जहर खा लूँगी, मैं अपनी जान दे दूँगी, क्योंकि मुझे हर चीज़ से ज़्यादा प्यारा मेरा कैरियर है, जो मेरे सपने हैं, जो बचपन से मैंने देखा है, उन सपनों को जीना है, मुझे उन सपनों को पूरा करना है। जब ये सब चीज़ें बातें सुनते हैं तो उसके पिता उसकी सास से बात करते हैं, तो उसकी सास काफ़ी उल्टे सीधे लफ्ज़ों में उसके पिता से भी बात करती है। अजय से बात करते हैं तो अजय भी अपनी माँ का ही सपोर्ट करता है। फिर उसके पिताजी उसको ले करके और अपने गांव चले जाते हैं। गांव जाने के बाद फिर कुछ दिन रहती है, उसके बाद अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मैं आपके ऊपर बोझ बनने नहीं आई हूँ, मुझे पढ़ना है और कुछ बनना है। तो कहते हैं कि तुम पढ़ो, तुम्हें जो बनना है बनो, मेरे पास कुछ पैसे
जो होंगे वो तुमको देता रहूँगा, तुम अपनी पढ़ाई करो। लेकिन प्रियंका कहती है नहीं, आपके 2 बेटियां भी हैं, वो भी अब जवान हो रही हैं, उनकी भी शादी करनी है आपको, उनको भी पढ़ाना लिखाना है। आप मुझे ही करते रहेंगे तो उनका क्या होगा, उनका करियर खत्म हो जाएगा। इसलिए आप उन दोनों बेटियों का ध्यान दो। मेरी एक सहेली यूपी में प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद कहा जाता है, वहाँ पर तैयारी कर रही है यूपीएससी की। मैं वहीं पर चली जाती हूँ। मैंने अपनी सहेली से बात किया है, वो एक रूम लेकर के रहती है। मैं वहीं जाऊँगी और वहीं पर तैयारी करूँगी। उसके पिताजी कहते हैं बेटी वहाँ पर तो काफ़ी पैसे लगेंगे। तो कहती आप चिंता मत करिए, मैं पैसे अरेंज करूँगी, मैं कोचिंग पढ़ाऊँगी, मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगी और कैसे भी वहाँ पर पैसे अरेंज कर लूँगी। और फिर पिताजी तैयार हो जाते हैं और उसको ले जा कर के प्रयागराज में उसकी सहेली के पास छोड़ देते हैं। सहेली के रूम में वो रहने लग जाती है। वहाँ रहने के बाद आसपास के लोगों, आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है। 10th और 12th क्लास वालों को, बच्चों को भी किसी के घर जा कर के 1-2 कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन कर लेती है, उनमें भी 1-2 घंटा पढ़ाती है। छोटे छोटे बच्चों के घरों में जा कर के भी पढ़ाती है। इससे उसे काफ़ी अच्छी आमदनी होने लग जाती है और फिर उसकी वहाँ पर अपनी वो तैयारी शुरू कर देती है। अपने पिताजी के गांव से वो 12वीं पास की थी और ग्रेजुएशन कर रही थी। ग्रेजुएशन 2nd ईयर में थी, तभी उसका शादी हो गया था। यहाँ आने के बाद वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है, अपना 3rd ईयर ग्रेजुएशन करती है। साथ में कोचिंग भी बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है और रात में जब वो खाली होती थी तो खुद पढ़ती थी, पूरी रात जग जग करके पढ़ती थी। इधर उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद अपना पहला अटेम्प्ट देती है। पहले अटेम्प्ट में ही वो प्री निकाल लेती है, लेकिन मेंस में रह जाती है। मेंस नहीं निकल पाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है और फिर जी जान से मेहनत करना शुरू कर देती है। कोचिंग भी पढ़ाती थी, ट्यूशन भी पढ़ाती थी, खुद भी पढ़ती थी और खुद अब इस बार वो कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन कर ली, वहाँ भी पढ़ने जाती थी। काफ़ी जी जान लगा करके मेहनत करती है और एक दिन सफलता उसके कदमों को चूमने लग जाती है। और इस बार इस अटेम्प्ट में पहले प्री क्लियर करती है, उसके बाद फिर मेंस भी क्लियर होता है। इंटरव्यू में कुछ डाउट होता है, लेकिन भगवान के दया से फिर इंटरव्यू भी उसका काफ़ी अच्छा जाता है, उसको भी क्लियर कर लेती है। और जब ये क्लियर करती है तो पता चलता है कि उसने इस एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे रैंक के साथ इस एग्ज़ाम को उत्तीर्ण किया है। यूपीएससी के एग्ज़ाम में उसके काफ़ी अच्छे रैंक होते हैं। उस रैंक के आधार पर उसको उसके चॉइस के हिसाब से उसको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है और फिर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आज वो पहली बार पहुंचती है। सभी से गुलदस्ते लेने के बाद वो अपने ऑफिस में चली जाती है और ऑफिस में जब जाती है तो बड़े बाबू से कहती है कि जितने भी यहाँ पर कलेक्ट्रेट में काम करने वाले लोग हैं, सभी को आज मेरे ऑफिस में बुलाइए। यहाँ पर सबका मैं इंट्रोडक्शन करूँगी, हर व्यक्ति को जानूँगी, हर व्यक्ति को समझूँगी, हर व्यक्ति का क्या क्या काम है, क्या क्या टास्क है, उसको मैं जानने की कोशिश करूँगी। बड़े बाबू जाते हैं, वहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं सबको लेकर के और मैडम के ऑफिस में पहुँच जाते हैं। मैडम के ऑफिस में जाने के बाद मैडम हर व्यक्ति से उसका इंट्रोडक्शन लेती हैं। वहाँ पर भी सबसे लास्ट में अजय मिश्रा खड़ा होता है। एक एक व्यक्ति का इंट्रोडक्शन बड़े बाबू मैडम को कराते हुए बढ़ रहे थे। जैसे ही मैडम अजय मिश्रा के पास बड़े बाबू जाते हैं और अजय मिश्रा के बारे में बताने की कोशिश करते हैं तो मैडम बड़े बाबू को कहती है कि बड़े बाबू आप रुकिए, ये अपना इंट्रोडक्शन खुद से देंगे, आपको इंट्रोडक्शन
कराने की ज़रूरत नहीं है। जब ये बातें बोलती हैं तो बड़े बाबू हट जाते हैं वहाँ से और फिर अजय मिश्रा अपना इंट्रोडक्शन देता है, अपने बारे में बताता है और सिर्फ इतना ही बताता है कि मेरा नाम अजय मिश्रा है और मैं यहाँ पर लोअर डिविजनल क्लर्क हूँ। इतनी बोलने के बाद फिर अजय मिश्रा वहाँ से पीछे मुड़ करके और चला जाता है। जब वो चला जाता है तो वहाँ पर बैठी हुई मैडम को बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगता है, लेकिन बड़े बाबू को बहुत बुरा लगता है। वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं सबको बुरा लगता है कि ये मैडम की तौहीनी है। कैसे एक बड़ा अधिकारी बैठा हुआ है और एक क्लर्क बिना कुछ कहे हुए और उनके ऑफिस से निकल करके चला जाता है। फिर मैडम सभी को भेज देती हैं कि जाइए आप लोग अपना अपना काम करिए, लेकिन हाँ इतना ध्यान रखिएगा कि कोई गलत आज के बाद इस ऑफिस में नहीं होना चाहिए। अगर कोई ज़रूरतमंद आपके पास आता है तो हमेशा उसका मदद करना है। किसी के साथ कोई घूसखोरी और कोई गलत काम ना हो। हमेशा हर व्यक्ति का, हर आने जाने वाले लोगों का यहाँ पर इस ऑफिस में मदद होना चाहिए। ये सब चीज़ें बता करके और मैडम सबको भेज देती हैं। बड़े बाबू जैसे ही ऑफिस में जाते हैं तो अजय मिश्रा के पास जा कर के काफ़ी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि कैसे इंसान हो तुम। एक बड़ा अधिकारी आज पहली बार आया है, सबसे इंट्रोडक्शन कर रहा है और तुम वहाँ से उठ करके और भाग करके आ गए। तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसे काम करते हुए। अजय मिश्रा कुछ नहीं बोलता है, अपनी गर्दन नीचे किए हुए अपने फाइलों में उलझा रहता है। बड़े बाबू भी वहाँ से उठ करके और चले जाते हैं और जा करके अपने चेयर पर बैठ जाते हैं, अपना काम करने लग जाते हैं। उस ऑफिस में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था अभय सिंह। अभय सिंह काफ़ी करप्टेड व्यक्ति था। वो वहाँ का एक सीनियर अकाउंटेंट था। उस कलेक्ट्रेट से जितनी भी चीज़ें, जितने भी काम होते थे, जितने भी टेंडर पास होते थे, उस सभी टेंडरों में उसका कमीशन फिक्स था। जितने भी ठेकेदार जो काम करवाते थे उन सब से कुछ परसेंटेज 15-20% वो पहले ही ले लेता था। मतलब कि उस ऑफिस का जितना भी पैसे आते जाते थे उस पैसों में उसका कमीशन बंधा हुआ था। और ये चीज़ें उस ऑफिस के हर व्यक्ति को पता था, बड़े बाबू से लेकर के सबको पता था। पहले जो कलेक्टर था उसको भी पता था, लेकिन वहाँ का वो इतना दबंग व्यक्ति था कि उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा पाता था। जब ये बातें मैडम को पता चलती है तो मैडम उसके ऊपर अंकुश लगाना शुरू कर देती हैं। उसको जगह जगह पर टोकना, उसकी फाइलों की गड़बड़ी चेक करना, उसके रजिस्टर्स में कई बार उन्होंने उसकी गड़बड़ी पकड़ लिया और बहुत सारी बातें उसको सुनाई। अब जितने भी टेंडर होते थे वो उसके थ्रू नहीं, सीधे बड़े बाबू मैडम के पास लेकर के जाते थे और मैडम के थ्रू सारी चीज़ें होती थी, जिसकी वजह से वो तिल मिला करके रह गया था और मैडम के खिलाफ काफ़ी चीज़ें बोलने लग गया था। उस दिन वो ऑफिस में आता है, मैडम उसको बुलाती हैं और कहती हैं कि पता चला है कि आप काफ़ी घपलेबाजी कर रहे हैं। जितने भी टेंडर, जितने भी विकास के काम हो रहे हैं उन सारों में आपका कमीशन बंधा हुआ है। इसको अभी से छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके लिए आगे बहुत ही बुरा हो जाएगा। मैं फिर इस ऑफिस में, इस कलेक्ट्रेट से आपको हमेशा हमेशा के लिए आउट करवा दूंगी। ये बातें सुनने के बाद अभय सिंह काफ़ी तिलमिला जाता है और फिर उसको अपने ऑफिस से भगा देती हैं। वो जाके अपने चेयर पर बैठता है। चेयर पर बैठने के बाद मैडम के बारे में अनर्गल बातें, उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर देता है। कुछ उनके लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जब ये बातें बोलता है वहीं पर अजय मिश्रा अपने चेयर पर बैठ कर के काम कर रहा होता है और जब वो ये चीज़ें सुनता है तो उससे रहा नहीं जाता है। वो इसको 1-2 बार मना करता है कि मत बोलो, किसी भी महिला के लिए ऐसी बातें बोलना शोभा नहीं देता है, लेकिन वो
और अजय मिश्रा को भी डांटने लग जाता है। जब हद हो जाती है तो अजय मिश्रा वहाँ से अपने चेयर से उठता है और उठ करके अभय सिंह के पास जाता है और उसको एक जोड़ का तमाचा रसीद कर देता है। जब अजय मिश्रा उसको एक तमाचा मारता है तो अभय भी उड़ जाता है और उसको पकड़ना शुरू करता है, और इसी पकड़ने छोड़ने में अजय मिश्रा उससे ताकतवर था, उसको उठा करके उसी ऑफिस में पटक देता है। सभी लोग भाग करके आते हैं, बीच बचाव करते हैं, और इस शोरगुल को सुन करके मैडम अपने ऑफिस से बाहर निकल करके आती हैं और कहती हैं कि क्या ये मच्छी बाजार बना करके रखे हैं आप लोग? ये कलेक्टर ऑफिस है, इतना शोरगुल क्यों हो रहा है? तो बड़े बाबू बताते हैं कि मैडम, ये अभय सिंह आपके बारे में कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, उसके वजह से अजय ने इसके साथ लड़ाई कर लिया। मैडम कहती हैं कि अजय कौन होता है लड़ाई करने वाला? अजय को अभी मेरे ऑफिस में भेजिए। अजय को ऑफिस में भेजा जाता है। अजय मिश्रा जब ऑफिस में मैडम के जाता है तो मैडम उसके ऊपर आग बबूला हो जाती हैं और कहती हैं, अजय मिश्रा क्यों मारपीट किया आपने? तो अजय कहता है, मैडम वो आपके बारे में काफ़ी उल्टी सीधी बातें बोल रहा था, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैडम कहती हैं कि वो मेरे बारे में बोल रहा था, मुझे गालियां दे रहा था, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा था? आपको तो गाली नहीं दे रहा था, आपने क्यों मारपीट किया उससे? अजय मिश्रा बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैडम कहती हैं कि ये आपका घर नहीं है कि आपको अच्छा जो चीज़ नहीं लगेगा उसके लिए आप हाथ उठा देंगे। जो ऐसी कामें करना है तो अपने घर में किया करिए। ये कलेक्ट्रेट है, यहाँ पर मेरे हुक्म के बिना कुछ भी काम नहीं होता है, और आप अपने से सीनियर से मारपीट कर दिए। उसने मुझे बोला था, जो कुछ भी बोला था, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा था? तभी अजय अपनी गर्दन ऊपर करता है, उसके चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। वो मैडम से कहता है, मैडम मैं आपसे दूर हो गया तो क्या हुआ? हम दोनों के बीच में दूरियां आ गई, हम दोनों अलग हो गए तो क्या हो गया? लेकिन मेरे सामने अगर आपके लिए कोई भी गलत शब्दों का इस्तेमाल करेगा, आपको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो अभी तक तो उसको मैंने मारा है, उसका गर्दन मरोड़ दूंगा, उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। इतना बोल करके वहाँ वो गुस्से में बाहर निकल जाता है। उसकी ये बातें सुन करके मैडम की आंखें नम हो जाती हैं और मैडम गर्दन नीचे करके और अपनी गीली आंखों को अपनी रुमाल निकाल करके पोंछने लग जाती हैं। तभी बड़े बाबू आते हैं ऑफिस में और कहते हैं, मैडम 2 दिन के बाद यहाँ पर जो यहाँ के सांसद हैं और प्रेजेंट टाइम में जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका आना है। यहाँ पर वो कुछ मीटिंग करने वाले हैं, कुछ चीज़ें जो बतानी हैं उनको, वो चीज़ें यहाँ पर वो बात करने वाले हैं। कुछ समाज के लिए, कुछ ज़िले के लिए, कुछ विकास के काम जो होने हैं उसके बारे में उन्होंने अवगत कराना है। तो 2 दिन के बाद यहाँ पर इसी जगह पर वो आने हैं। आज ही उसका मैसेज आया है। मैडम कहती हैं कि उनके ठीक है आने वाले हैं तो तैयारियां शुरू करवा दीजिए, अपने लोगों को, सारे लोगों को लगा दीजिए, यहाँ पर जितने भी उनके आने का जो प्रोग्राम सेट करना है वो सब करवाइए। और फिर बड़े बाबू जा कर के अपना सबको वो चीज़ें करवा देते हैं। तभी मैडम बड़े बाबू को बुलाती हैं और कहती हैं कि 2 दिन हो गया मुझे ये देखते हुए कि अजय मिश्रा इस ऑफिस में नहीं दिख रहे हैं, और कहाँ हैं अजय मिश्रा? मैडम को बड़े बाबू कहते हैं, मैं पता करके आपको बताता हूँ। और फिर फ़ोन करते हैं तो पता चलता है कि अजय मिश्रा अपने घर पे हैं। उनको बुलाया जाता है और मैडम के सामने पेश किया जाता है। मैडम काफ़ी डांट फटकार लगाती हैं
और कहती हैं आपका घर नहीं है, ये ऑफिस है, ये कलेक्ट्रेट है, आप जब मर्जी तब आएंगे, जब मर्जी तब चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बाकी कर्मचारियों की तरह से आपको भी रेगुलर आना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। अजय मिश्रा बातों को सुनता है मैडम का और चले जाता है, जाकर के अपना काम करने लग जाता है। दूसरा दिन होता है, फिर दूसरे दिन भी अजय मिश्रा नहीं आता है। तीसरा दिन होता है, जिस दिन सांसद महोदय और कैबिनेट मंत्री आने वाले थे। मैडम उनके प्रोग्राम में बिजी रहती है, चारों तरफ उनका इंतज़ार किया जा रहा था, उनके प्रोग्राम का सेटअप करवा रही थी मैडम। तभी बड़े बाबू से पूछती हैं कि अजय मिश्रा कहाँ हैं? अजय मिश्रा आज सुबह से दिखे ही नहीं। तो बड़े बाबू कहते हैं कि मैडम अजय मिश्रा आए नहीं हैं। मैडम कहती हैं कि ये तो अच्छी बात नहीं है कि जब मर्जी तब आए, जब मर्जी तब नहीं आए, पता करिए वो कहाँ पर हैं। बड़े बाबू जब फ़ोन करते हैं तो पता चलता है कि अजय मिश्रा हॉस्पिटल में हैं। रात को उनके ऊपर अज्ञात लोगों द्वारा हमला हो गया था और उसको इनको बुरी तरह से इतना पीटा गया है कि वो उसके पूरे शरीर फट चुके हैं और वो अभी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं और आईसीयू में एडमिट है। जब ये बड़े बाबू मैडम को बताते हैं और मैडम जब सुनती हैं तो पागल जैसे हो जाती है। वो बड़े बाबू से कहती है कि बड़े बाबू ये सब संभालिए आप, मैं जा रही हूँ अजय मिश्रा को देखने के लिए। बड़े बाबू परेशान हो जाते हैं, ये क्या बात कर रही हैं मैडम? अभी कैबिनेट मंत्री और सांसद महोदय का अभी आने में सिर्फ आधा घंटा समय बचा हुआ है, वो आने वाले हैं और मैडम यहाँ से जाने की बात कर रही हैं। बड़े बाबू कहते हैं मैडम आप चली जाएंगी तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, यहाँ पर बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सांसद और वो भी एक कैबिनेट मंत्री की बात है, उसके साथ कितने अधिकारी कितने बड़े लोग आएंगे और आप नहीं रहेंगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। मैं किसी और व्यक्ति को अजय मिश्रा के पास हॉस्पिटल में भेज देता हूँ, आप यहीं पर रुकिए, या अगर आप कहें तो मैं चला जाऊँगा, लेकिन आप मत जाइए। मैडम कहती हैं कि अगर मैं नहीं जाऊँगी वहाँ तो वहाँ अनर्थ हो जाएगा, वहाँ जाना मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ जो भी होगा वो देख लेंगे, लेकिन अभी मुझे अजय मिश्रा के पास पहुँचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं जीवन भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। और मैडम वहाँ से भागना शुरू करती हैं, ड्राइवर को तुरंत बुलाती हैं और तुरंत भागते भागते गाड़ी में बैठ जाती हैं और ड्राइवर को कहती हैं कि सीधे हॉस्पिटल लेके चलो। ड्राइवर हॉस्पिटल में जैसे ही गेट के सामने ले के जाता है, खुद ही दरवाज़ा खोल करके और मैडम हॉस्पिटल की तरफ भागती हैं। मैडम को भागता हुआ देख करके पीछे पीछे ड्राइवर और प्रोटेक्शन वाला भी दौड़ करके मैडम के साथ जाता है। वहाँ हॉस्पिटल के जितने भी कर्मचारी हैं सारे दौड़ करके आते हैं, सारे दौड़ करके मैडम के पास पहुँचते हैं कि अरे क्या हो गया मैडम को ऐसा, जो एक बैग मैडम भागने लग गई। एक कलेक्टर मैडम को ऐसा क्या हो गया, कौन ऐसा पेशेंट एडमिट हो गया इस हॉस्पिटल में कि कलेक्टर मैडम इस तरह से बेचैन हो रही हैं। पीछे पीछे उस हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, मैडम के पीछे पीछे दौड़ रहे होते हैं। मैडम भाग करके आईसीयू में पहुंचती हैं। आईसीयू में देखती हैं कि अजय मिश्रा आईसीयू में एक बेड पर पड़ा हुआ है, उसके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई हैं, अभी भी अजय मिश्रा बेहोश है। वहाँ पर जो डॉक्टर हैं सबसे पूछती हैं कि क्या है, तो डॉक्टर कहते हैं इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, अभी तक ये होश में नहीं आए हैं, अब जो कुछ भी होगा वो इनके होश में आने के बाद ही बता सकते हैं, लेकिन काफ़ी सीरियस कंडीशन में है। मैडम कहती हैं, मैडम चिल्लाना शुरू कर देती हैं। मैडम डॉक्टरों को कहती हैं कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, इनको कुछ भी होना नहीं चाहिए, जो भी करना है आप करिए, लेकिन ये बचना चाहिए। अगर आप लोगों से नहीं होगा, कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बताइए, मुझे जहाँ जाना होगा, जहाँ से भी डॉक्टर लाना होगा, अगर यहाँ नहीं होगा, हिंदुस्तान में नहीं होगा, तो मैं
विदेशों से बात करके कोई भी डॉक्टर ले आऊँगी, लेकिन इनकी जान को खतरा नहीं होना चाहिए, इनको किसी भी तरीके से बचाना ही है। डॉक्टर जब सुनते हैं तो डॉक्टर भी बेचैन हो जाते हैं कि ऐसा क्या चीज़ है जो इस एक पेशेंट को बचाने के लिए कलेक्टर मैडम खुद इतना व्याकुल है। डॉक्टर कहता है कि आप चिंता मत करिए मैडम, हम अपनी पूरी जोर लगा देंगे इनको बचाने के लिए। कलेक्टर मैडम कहती हैं कि आप देखिए, मैं अभी जा रही हूँ और फिर आऊँगी, जैसा भी होगा समाचार मुझे हर 1 घंटे के बाद ये आप मुझे फ़ोन करके बताते रहेंगे। डॉक्टर कहता है कि ठीक है, मैं आपको हर 1 घंटे के बाद इस पेशेंट की जो हालत है वो मैं बताता रहूँगा। मैडम चली जाती हैं। मैडम जैसे ही कलेक्ट्रेट पहुँचती हैं तो पता चलता है बड़े बाबू के द्वारा कि मंत्री जी आए थे और काफ़ी गुस्से में, काफ़ी नाराज़ होकर के आपसे चले गए हैं। वो जाते जाते यह कह कर के गए हैं कि इस कलेक्टर को मैं यहाँ टिकने नहीं दूंगा, बहुत ही जल्दी हफ्ते 10 दिन में ही इसकी बुढ़िया बिस्तर यहाँ से बंधवा दूंगा मैं। मैडम कहती है कि उसको जो करना है कर ले, वो मेरी बुढ़िया बिस्तर कहीं भी बंधवा करके भेज दे, मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं है। मुझे जो काम करना था, जिस काम के लिए मुझे, जो मेरा प्राइमरी वर्क था, अगर मैं वहाँ नहीं गई होती तो मैं अपने जीवन भर उस व्यक्ति से नज़रें नहीं मिला पाई होती, मैं अपने जीवन भर अपने आप को कोसती रह जाती। आगे जो भी होगा उसको देखा जाएगा। और ये कह कर के मैडम वहाँ से अपने ऑफिस चली जाती हैं। ऑफिस चली जाती हैं, फिर ऑफिस से अपने रेजिडेंस में चली जाती हैं। रेजिडेंस में जाने के बाद मैडम लेटती हैं, लेकिन अजय मिश्रा की वही बातें, वही पुराने ख्यालों में खो जाती हैं। वो सारी बातें जो शादी के बाद दोनों एक साथ, वो प्यार वाली चीज़ें, वो दोनों का सामंजस्य, कैसे अजय मिश्रा उनके लिए क्या क्या गजरे और क्या क्या लेकर के आता था, कितना प्यार करता था, लेकिन एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी गलती की वजह से वो दोनों अलग हो गए थे। ये सारी चीज़ें सोचती रहती हैं और सोचते सोचते कब नींद लग जाती है पता नहीं चलता है। सुबह उठती हैं, फिर उठने के बाद सीधे हॉस्पिटल की तरफ भागती हैं। जब हॉस्पिटल जाती हैं तो पता चलता है कि अजय मिश्रा को होश आ चुका है। वो उसके पास जाकर के बैठती हैं, उससे पूछती हैं, कहती हैं क्या हो गया था। तो कहता है कि कुछ अज्ञात लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था। मैडम कहती हैं कि चिंता मत करो, मैंने सब पता लगा लिया है कि कौन था। तुम्हारे ऊपर हमला करवाने वाला अभय सिंह ही था और अभय सिंह को मैंने जेल पहुंचवा दिया है। वो जेल में है, आजीवन अब जेल में सड़ता रहेगा। तुम कैसे हो? अजय कहता है कि मैं भी ठीक हूँ। मैडम उससे बातें करती हैं। अजय कहता है कि आप इस तरह से हॉस्पिटल में आएंगी, इस तरह से अगर मिलेंगी, ऐसी बेचैन होंगी, ऐसे पागल होंगी तो काफ़ी बदनामी आपकी हो जाएगी। लोग आपके बारे में क्या क्या सोचेंगे। मैडम कहती हैं कि जिसको जो सोचना है सोचे। तुमने उस दिन सोचा था क्या, जिस दिन तुमने अभय सिंह को उठा करके पटक दिया था, मेरे लिए, मेरी बातों के लिए? मुझे उसने गाली दिया था तो तुम्हारा खून खौल गया था, और तुम्हारे जीवन के ऊपर, तुम्हारी ज़िंदगी के ऊपर अगर कुछ हो जाएगा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तो अजय की आंखें भी नम हो जाती हैं और मैडम की आंखों से भी आंसू बहने लग जाते हैं। वहाँ पर खड़े लोग जो डॉक्टर्स वगैरह थे वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मैडम वहाँ से उठती हैं और फिर डॉक्टरों से कहती हैं कि ख्याल रखिएगा, इनका जल्दी से जल्दी रिकवर होना चाहिए। फिर मैडम वहाँ से चली जाती हैं, अपने ऑफिस जाती हैं। समय बीतता है। 6-7 दिन के बाद अजय ठीक होता है और फिर उसको उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वो अपने घर चला जाता है। जब वो घर चला जाता है, मैडम को पता चलता है कि अजय डिस्चार्ज होकर के आ गया है, तो अपने ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी निकालो, अजय के पास चलना है। ड्राइवर गाड़ी निकालता है और मैडम उसके साथ और अपने प्रोटेक्शन के साथ अजय के घर जाती है।
जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि अजय सामने बेड पर पड़ा हुआ है, उसके शरीर पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, एक टेबल पे दवाइयाँ रखी हुई हैं, एक पानी का बोतल रखा हुआ है, लेकिन उसको वहाँ पर दवाइयाँ देने वाला कोई नहीं था। वो दवाइयाँ लेने में भी असमर्थ था। मैडम वहाँ पर जाती है और ड्राइवर और प्रोटेक्शन को कहती है कि आप लोग यहीं पर दरवाजे पर खड़े रहिए या गाड़ी में जाकर के बैठिए, और खुद चली जाती है। जाकर के वहाँ पर एक बगल में चेयर पड़ा रहता है, उस पर बैठ जाती है और अजय से कहती है कि कैसे हो। अजय कहता है कि अभी ठीक हूँ, काफ़ी सुधार है। मैडम उससे पूछती हैं कि ये क्या हालत बना रखे हो इस घर का, चारों तरफ सामान बिखरे हुए हैं, सब पड़े हुए हैं, कम से कम अपनी पत्नी को यहाँ पर रखते तो तुम्हें खाने पीने के लिए दिक्कत तो नहीं होता, तुम्हारी दवाइयाँ देने के लिए तो कोई परेशानी नहीं होता। अपनी पत्नी और बच्चों को कहाँ रखे हो, क्यों नहीं ले आए यहाँ पर, क्या अपनी दूसरी पत्नी को भी छोड़ दिए? ऐसे 2-3 क्वेश्चन ऐसी करती हैं। तो अजय कहता है कि दूसरी पत्नी कौन, मैंने तो सिर्फ एक ही बार शादी किया था, उसके बाद तो मैंने कोई शादी ही नहीं किया, तो पत्नी कहाँ से आएगी और बच्चे कहाँ से आएंगे? एक माँ थी, उसने भी 1-1.5 साल पहले साथ छोड़ दिया था, अब तो मैं अकेले ही इस घर में हूँ। ये बातें कहते कहते फिर मैडम से कहता है कि आप कैसी हैं, आप ठीक तो हैं? तो मैडम कहती हैं कि मैं तो ठीक ही हूँ, मुझे क्या हुआ है? तो उसके बाद फिर मैडम उसे कहती हैं कि क्यों, ऐसा क्यों किया तुमने? हम लोग को बिछड़े हुए 5 साल होने वाले हैं, क्या तुम्हें शादी की ज़रूरत महसूस नहीं हुई? क्यों नहीं किया शादी तुमने? अजय कहता है कि आपने भी तो शादी नहीं किया। जब ये बातें मैडम सुनती हैं तो मैडम की आंखें अपने आप बरबस आंखों में आंसू भर जाते हैं और कहती हैं कि मैंने तो नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि एक न एक दिन तुम ज़रूर वापस आ जाओगे, ज़रूर मुझे अपनाओगे। तो अजय कहता है कि मुझे भी तो ये पता था, मैं भी तो जानता था, मेरा भी दिल तो कहता था कि आज नहीं कल तो तुम मुझे ज़रूर मिलोगी, इसीलिए तो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तुमने तलाक का भी पेपर मेरे पास भिजवा दिया था, लेकिन मैंने उसको साइन नहीं किया। वो आज भी वो तलाक का पेपर इस अलमारी में रखा हुआ है। प्रियंका कहती हैं कि वो तलाक का पेपर भी मैंने नहीं भेजा था, वो भी एक राज की बात है। हमारा एक रिश्तेदार था, उसने वो तलाक का पेपर भिजवा दिया था। उसके बाद उस पेपर को भेजने के बाद हमारे घर में कितना महाभारत हुआ था वो मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे पता था कि तुम उस तलाक के पेपर पर साइन नहीं करोगे, इसीलिए मैं भी निश्चिंत हो गई। पीछे की बातें, भूली बिसरी यादें आपस में बांट करके दोनों रोए जा रहे थे और फिर अचानक मैडम वहाँ से उठती हैं, दरवाजे पर जाती हैं और अपने ड्राइवर और अपनी प्रोटेक्शन से कहती हैं कि आप लोग गाड़ी ले जाइए, आप लोग चले जाइए, मैं आज यहीं रुकूंगी, कल मैं आऊँगी। ड्राइवर और जो प्रोटेक्शन था वो दंग रह जाते हैं कि ऐसा ये क्या कह रही है कलेक्टर मैडम, इस झोपड़ी में रुकने के लिए बोल रही है। लेकिन जब कलेक्टर मैडम का आदेश है तो उनको जाना ही पड़ेगा। वो दोनों उठते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं। मैडम दरवाजे को बंद कर देती हैं अंदर से, उसकी कुंडी लगा करके, और फिर अजय के बिस्तर पर चली जाती हैं और फिर अजय को अपनी बाहों में भर के और अजय से बातें करने लग जाती हैं।
अजय भी मैडम को अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं और वो रात दोनों फिर से एक हो जाते हैं। भूली बिसरी सारी चीज़ों को भूल करके जीवन में जो भी घटनाएं घटी थी सबको दरकिनार करके और फिर से पति पत्नी मिल जाते हैं। दूसरे दिन 1-2 दिन के बाद जब अजय बिल्कुल ठीक हो जाता है तो वहीं पर एक काली माता के मंदिर में जाकर के दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद फिर काफ़ी अच्छी काफ़ी बड़ी एक पार्टी का ऑर्गेनाइज किया जाता है। आस पड़ोस के लोगों को पार्टी दिया जाता है और फिर खुशीपूर्वक दोनों पति पत्नी रहते हैं। आने वाले 1-1.5 साल के अंदर ही 1 साल के बाद ही उनको एक बेटे की प्राप्ति होती है और अगले 1 साल के बाद एक बेटी। दोनों का परिवार काफ़ी खुशहाल हो जाता है, दोनों की ज़िंदगी आबाद हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी कोई मनगढ़ंत नहीं है, एक हमारे समाज के अंदर घट रही जो सच्ची कहानियाँ हैं उन्हीं कहानियों से प्रेरित स्टोरी है। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर इस वीडियो में अगर कोई चीज़ें आपको बुरी लगी होंगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे राय दीजिएगा, सुधारने की कोशिश करूँगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।